हेलो एवरीवन, जस्ट आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर से क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड के तरफ से पूछे जाते हैं वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगा एसएसटी में 90 प्लस स्कोर करने के लिए। बिल्कुल ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हर एक साल जो है सीबीएसई बोर्ड जो है अपने क्वेश्चन पेपर में जो है कि ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत में आप ये देखोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, और जो फर्स्ट पेज में जो चीज़ें दी गई है वहाँ पर तो सबसे पहले कंपेयर किया गया है कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, यूरोपियन नेशनलिज्म अलग है, और जो इंडियन नेशनलिज्म है वो इंडियन नेशनलिज्म अलग है। क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल पावर का जो है कि शासन चल रहा है, तो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो उस कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में चलाया जाने वाला एक तरह का आंदोलन है या एक तरह का मूवमेंट है। उस चीज को ही यहाँ पर क्या बोला गया है, नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म का मीनिंग तो सेम ही होगा, लेकिन कंटेस्ट जो है इंडियन कंटेस्ट में नेशनलिज्म अलग है और यूरोपियन कंटेस्ट में नेशनलिज्म अलग है। उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, और यहीं से आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही जो है कि हम लोगों को इस चैप्टर में चीज़ों को पढ़ना है। एक्चुअली अगर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को अगर आप देखते हो, IN इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, INA, ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को अगर आप देखते हो तो इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपको हो गया मॉडरेट फेज, पहला आपका हो गया मॉडरेट फेज जो कि 1885 से 1905 का टाइम पीरियड होता है। सेकेंड फेज जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज है जो 1905 से 1915 तक चलता है। और जो थर्ड फेज है वो थर्ड फेज आपको गांधीयन एरा कंसीडर किया जाता है। गांधीयन एरा, जब गांधी जी भारत में आए और राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करना शुरू किए, जो 1915 से 1947 तक कंटिन्यू करता है। हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गांधीयन एरा को ही जो है कि पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ गांधीयन एरा को ही डिस्कस किया गया है। मतलब ये टाइम पीरियड वो है जिस टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसके बाद का सीन क्या रहा इंडिया में, इसके बाद का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। इसीलिए आपका बुक में जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पेक्ट रहा इंडिया पर, उस इम्पेक्ट से ही चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण जो है इंडिया में किस तरह के नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही पढ़ना है, क्योंकि हम बताएं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गांधीयन एरा को ही डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है किस तरह के नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुए, उस नए और पॉलिटिकल सिचुएशन को जो है कि आपको एक्सप्लेन करना है। तो वार के कारण देखिए एक नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्या क्रिएट हो रहा है, तो इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसका रिजल्ट ये हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट ये हुआ कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेना का जो खर्च है, सेना का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विच वॉज फाइनेंस बाई वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जिसको पूर्ति कैसे किया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोन लिए और लोन लेने के साथ साथ भारतीयों पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब भारतीय पर टैक्स इंक्रीज किए जा रहे हैं तो भारतीयों को तो जो है डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा ही। सेकेंड क्या है, कस्टम ड्यूटीज वेयर इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दिए गए। इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जो प्राइसेस है, ये सब का रिजल्ट ये हुआ कि जो प्राइसेस है कमोडिटीज का, जो ऐसे इसेंशियल गुड्स जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, वो 1913 टू 1918 के बीच डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। एंड दैट लेड टू द एक्सट्रीम हार्डशिप, जिसके कारण जीवन जीना जो है भारत में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि 5 सालों में ही जो इसेंशियल गुड्स की जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पेक्ट हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पेक्ट आपको इकोनॉमिक पर और पॉलिटिकल सिचुएशन पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, गांव वाले लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है। इसके कारण वाइड स्प्रेड एंगर, बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि गांव वाले रीजन में गुस्सा है। एंड क्रॉप्स फेल, और देश के अलग अलग हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई है, जिसके कारण एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड है।
तो ये सब जो है सरकमस्टांसेस क्रिएट हो रहा है कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, और कुछ यहाँ लास्ट वाला जो हो जाएगा वो नेचुरल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया लाइक दिस। इस तरह के नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार चल ही रहा होता है कि उसी बीच गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। जनवरी 1915 कंसीडर किया गया है कि ये डेट है जिस डेट में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और आकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट बने। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहे हैं तो अपने साथ एक खास तरह का जो है मोड ऑफ स्ट्रगल है ना, संघर्ष करने का एक अलग तरीका लेकर आ रहे हैं, जिस मेथड को क्या बोला गया है, सत्याग्रह। तो गांधी जी वाज कमिंग इन इंडिया इन 1915 with a special or a unique type of method of the struggle, that is the सत्याग्रह। वो सत्याग्रह हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, या व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह से आप क्या समझते हो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह का क्या मीनिंग है? तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्पेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह के थ्रू जो है इम्पेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ के पावर पर इम्फेसाइज किया जाता है, नीड टू सर्च ट्रूथ, और सच को खोजने की जरूरत है, सच को सर्च करने की जरूरत। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ द कॉज वाज ट्रू एंड स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट विद ऑपरेशन। अगर आपका कॉज सही है, अगर आपका कारण सही है और आपका स्ट्रगल किसके अगेंस्ट है, इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तब आपको जो है ऑपरेसर के साथ जो है लड़ने के लिए आपको किसी भी तरह का फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। सत्याग्रह के मतलब बताए जा रहे हैं कि अगर आपका कारण सही है और आपका लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है ऑपरेसर के साथ लड़ने के लिए। विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव, बिना बदले के भाव के और बिना एग्रेसिव हुए, यह सत्याग्रही कुड विन द बैटल। एक सत्याग्रही जो है इस बैटल को विन कर सकता है, जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के थ्रू, बाय अपीलिंग टू द सोल ऑफ ऑपरेसर। इसके लिए क्या करना होगा, जो ऑपरेसर है, जो दमनकारी है, दमनकारी के आत्मा को झकझोर देना होगा, दमनकारी के आत्मा को जो है विवश करना होगा कि आप सच्चाई को देखें और उस सच्चाई को स्वीकार करें। और जैसे ही वो सच्चाई को देखेगा, स्वीकार करेगा, सत्याग्रही की क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। और इस स्ट्रगल में, यही बात लास्ट पॉइंट बोला गया कि बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली विक्ट्री। और इस स्ट्रगल में अंततः विजय जो है वो किसका होगा, सच्चाई की ही होगा। और चूंकि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, इसीलिए तो आप एक सत्याग्रही हैं। ये हो गया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी आए, इस बुक में और चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह के साथ हैं। आने के बाद शुरुआती के जो है 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो है चलाने का भी काम करते हैं। लाइक चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, उसके बाद अहमदाबाद में मिल वर्करों के लिए जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाएं, एंड देन खेरा डिस्ट्रिक्ट में फिर से जो है किसानों के लिए खेरा पिजन सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया। तो गांधी जी आए और शुरुआती दौर में 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं और तीनों सत्याग्रह मूवमेंट में उनको जो है कि सफलता मिली। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि डिस्क्राइब 3 सत्याग्रह मूवमेंट दैट वर गोइंग टू बी लीड बाय द गांधी जी बाय हिज इनिशियल टाइम, बाय हिज इनिशियल टाइम इन इंडिया। भारत में जो शुरुआती दौर में जो उनके 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए हैं, उन तीनों सत्याग्रह मूवमेंट को क्या करिए, आप डिस्क्राइब करिए। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग इजिली कर ही दीजिएगा। फिर उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया में नेशनलिस्ट को कंट्रोल करने के लिए, भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया। ब्रिटिशर्स ने क्या पास किया, रॉलेट एक्ट को पास किया। और रॉलेट एक्ट जब पास किया गया तो रॉलेट एक्ट में प्रोविजन बहुत ही हार्श प्रोविजन था, बहुत ही कठोर नियम एंड कानून थे। इस वजह से गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम लोगों को सत्याग्रह मूवमेंट करना है, और इस मूवमेंट को क्या बोला गया है, रॉलेट सत्याग्रह। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। गांधी जी क्यों डिसाइड करते हैं कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम लोगों को सत्याग्रह मूवमेंट करना है, एंड देन हाउ वाज इट अपोज्ड और ऑर्गेनाइज, और कैसे इसके थ्रू सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह के थ्रू चीजों को अपोज किया गया या कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया, इन चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है।
तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नेशन वाइड सत्याग्रह करना है अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। दिस एक्ट वाज पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर। भारतीय जो मेंबर थे, भारतीय मेंबर विरोध कर रहे थे, विरोध करने के बावजूद भी जो है इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया और बोला गया कि इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। ये जो है सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए। लाइक कितना पावर दे रहा है तो यहाँ डिस्क्राइब भी किया गया कि इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। बिना ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 सालों तक जो है से कि जेल में रखा जा सकता था। ये कारण था कि महात्मा गांधी डिसाइड किए कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे अपोज किया गया, तो इट अपोज इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से अपोज किए गए, लाइक रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, कई सारे शहरों में रैली ऑर्गेनाइज किया गया। वर्कर जो है स्ट्राइक पर चले गए, दुकान बंद करा दिया गया। कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों को क्या किया गया, डिसरप्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रेलवे लाइन हो गया, टेलीग्राफ सिस्टम हो गया, ये सब चीजों को डिसरप्ट करने का काम किया जा रहा है। दीज आर द वेज बाय यूजिंग दैट वन या थ्रू विच अपोज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। इसके थ्रू जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट अपोज किया जा रहा। ओके, अब यहां हो गया रॉलेट एक्ट। ये आंदोलन जो है, ये रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ शुरू किया गया था। और 6 अप्रैल के बाद क्या हुआ कि 10 अप्रैल को जब रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया, तो 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को पंजाब में जो है प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो गया। और पंजाब में प्रोटेस्ट वायलेंट होने के कारण थोड़ा सरकार के साथ, ब्रिटिश आर्मी के साथ भारतीयों का बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया। और कन्फ्लिक्ट होने के कारण वहाँ कई सारे लोग मारे गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि पंजाब के अमृतसर वाले रीजन में 10 अप्रैल को जो है से कि मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। सैन्य शासन जो है इंपोज कर दिया गया, मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। मार्शल लॉ इंपोज करने का मतलब ये था कि अब 2 या 3 या 4 लोग जो है एक साथ गैदर नहीं हो सकते थे। तो उसके बाद अब हो गया 6 के बाद 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल के बाद जो है से कि 13 अप्रैल, 13 अप्रैल की कहानी को देखिए कि 13 अप्रैल को क्या हुआ। तो 13 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है जालियांवाला बाग मैसाकर का। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या था। तो 13 इंसिडेंट को देख लीजिए कि 13 अप्रैल को लार्ज क्राउड गैदर इन जालियांवाला बाग। एक बहुत बड़ा क्राउड जो था वो जालियांवाला बाग में गैदर थे। सम ऑफ देम हैड कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। कुछ लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। जो नए रिप्रेसिव मेजर माने जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। तो कुछ लोग जो है कि यहाँ पर एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे। उसी बीच अब चूंकि ये शहर से थोड़ा दूर था, जालियांवाला जो बाग था वो अमृतसर से थोड़ा दूर था, इस वजह से वहां पर जो लोग भी गैदर थे उन लोगों को पता नहीं था कि इस पूरे शहर में मार्शल लॉ इंपोज किया गया है। इस बात से वो लोग अवेयर नहीं थे, ये बात उनको पता नहीं था। उसी बीच जनरल डायर को जो है कि कमांड दे दिया गया था मार्शल लॉ इंपोज करने के बाद। तो जनरल डायर क्या करता है कि उस एरिया में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जालियांवाला बाग का एक यूनिक बात ये भी था कि जालियांवाला बाग में एंट्री और जो है एग्जिट गेट एक ही था। तो उसने क्या किया, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद ओपन फायर शुरू कर दिया क्राउड पर। किलिंग 100 और सैकड़ों की संख्या में जो है कि लोग मारे गए टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर। और इस तरह से लोगों में क्या किया गया, डर बनाया गया, भय बनाया गया। जब बहुत बाद में पूछा गया जनरल डायर से कि क्या आपको इस बात से लेकर आपको कभी भी आपत्ति है कि जालियांवाला बाग आपने क्यों कराया, तो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात से कभी भी आपत्ति नहीं है कि मैंने जालियांवाला बाग क्यों कराया। और उसने बोला कि हम ऐसा इसलिए करवाएं क्योंकि हम भारतीयों को में एक डर बनाना चाहते थे, भारतीयों को डराना चाहते थे, डर बनाने के लिए इस इंसिडेंट को करवाए थे। लेकिन आप लोग मत भूलिएगा कि इस जनरल डायर को 1940 में 1940 में हमारे देश के एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो है कि उधम सिंह लंदन में जाकर और लंदन की गलियों में जो है कि इनको जो है कि हेड शॉट किए, सर में गोली मार दिए। और उधम सिंह भी एक इम्पैक्ट दिए, एक रिजल्ट बताएं कि अगर कोई अंग्रेज सैनिक या कोई अंग्रेज सेना
का जो बहुत बड़ा अगर ऑफिसर है, अगर वो ऑफिसर अगर भारतीयों के ऊपर अगर इस तरह से चीजें करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि उधम सिंह ने भी इस बात को रिप्लाई दिया, है ना। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट। ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट। अगर इम्पैक्ट को देख लिया जाए तो इम्पैक्ट जब जालियांवाला बाग में मैसाकर हुआ तो न्यूज जो है धीरे धीरे पंजाब से बाहर फैलने लगा। तो जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुआ, क्राउड टूक टू द स्ट्रीट, भीड़ इकट्ठा शुरू हो गए, गलियों में चौराहों पर भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, स्ट्राइक किए जा रहे हैं, क्लैश विथ पुलिस, पुलिस के साथ क्लैश हो रहा है, और अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, और जो सरकार है बहुत ही निर्मम तरीका से जो है इन सभी चीजों को रिप्रेस करने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है। तो ये हो गया जालियांवाला बाग का इंसिडेंट, और ये हो गया जालियांवाला बाग का इम्पैक्ट। अब जैसे ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुए तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी जिसको चला रहे थे, गांधी जी इस रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर लिए, वापस ले लिए। और वापस लेने के बाद जो है कुछ दिनों तक जो है माहौल शांत रहा हमारे देश में। गांधी जी शांत हो गए और भारतीय लोग भी सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद शांत हो गए। फिर से शांत होने के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो रिजल्ट है 1918 में, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। उसमें एलाइड पावर का जीत हो चुका था और सेंट्रल पावर का डिफीट हो चुका था। तो अफवाहें ये फैलने लगी कि जो है ऑटोमन टर्की जो सेंट्रल पावर का पार्ट था, तो अफवाहें ये फैली कि ऑटोमन टर्की का जो रूलर है उसके रूलर को कैलिफ बोला जाता था, खलीफा बोला जाता था। तो अफवाहें ये फैली कि जो खलीफा के पास जो पावर है उसके पावर को जो है कि अंग्रेज कम करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। तो वहां पर जो है कि मुस्लिम लोग क्या करना शुरू कर दिए, ब्रिटिशर से के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, स्ट्राइक करना शुरू कर दिए। तो उसी के तर्ज पर जो है भारत में भी जो मुस्लिम, एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो भारत में भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है खिलाफत कमेटी बनाने का काम करती है। आपको याद होगा कि खिलाफत कमेटी मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा बनाया गया, और वो गांधी जी से डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए फिर से। तो खिलाफत मूवमेंट चलने लगा, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तब जो है गांधी जी, अब खिलाफत मूवमेंट तो चल रहा है, तब गांधी जी हिंदुओं को पार्टिसिपेट करने के लिए कि हिंदू भी इस आंदोलन से जुड़ सके, तो हिंदुओं को पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन शुरू करने की बात करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन से क्वेश्चन ये आएगा कि वो नॉन कॉपरेशन क्यों शुरू किया गया, और नॉन कॉपरेशन जो है किस तरह से शुरू किया गया। वाई नॉन कॉपरेशन एंड हाउ नॉन कॉपरेशन, वाई नॉन कॉपरेशन एंड हाउ नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों और नॉन कॉपरेशन जो है कि कैसे। तो डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 3 कॉजेज को बताना है जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। एंड हाउ कुड एनसीएम बिकम अ मूवमेंट, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे एक आंदोलन का रूप लेगा, कैसे एक आंदोलन का शेप लेगा, है ना। तो वाई और हाउ, वाई और हाउ हो गया। तो 3 सरकमस्टांसेस जो रेस्पॉन्सिबल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का, वो ये है कि गांधी जी saw दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मुस्लिमों को भी क्या किया जाए, एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंदर, है ना, उस अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उस राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को भी जोड़ा जाए। पहला तो ये हो गया। उसके बाद बोला गया कि गांधी जी थॉट दैट, गांधी जी का ये मानना है कि एनसीएम के थ्रू अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे तो जो ब्रिटिश रूल इंडिया में है वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही जो है ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और फिर भारत में क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। ये अपने बुक हिंद स्वराज में इस बात की चर्चा किए थे कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि भारत में उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों का शासन जो कायम किया गया है वो भारतीयों के सपोर्ट से किया गया है, और अगर भारतीय नॉन कॉपरेट करेंगे तब भारत में जो है अंग्रेजी शासन 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा और 1 साल बाद क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड कॉजेज। उसके बाद अगर थर्ड कॉजेज को देखा जाए तो जो हार्श प्रोविजन किया गया था रॉलेट एक्ट में, और उसके बाद उसके कारण जो विरोध हो रहा था, जिसके कारण जालियांवाला बाग में साकर हुआ था, वो चीजें भी जो अभी भी गांधी जी के जो है कि मन में वो चीज बैठा हुआ कि कैसे जालियांवाला बाग हो गया। तो एक कारण है, दीज आर द रीजंस रेस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसको शुरू कैसे किया गया, गांधी जी क्या प्रपोजल दिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कैसे करना है। तो गांधी जी बोलते हैं कि इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। इसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले टाइटल को सरेंडर करिए। जो भी टाइटल अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया गया है, नाइटहुड की टाइटल और भी कई सारे टाइटल दिए जाते थे भारतीयों को, जो एजुकेटेड इंडियन रहते थे उनको ठगने के लिए। जैसे नाइटहुड की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अब
मैंने ठगने के लिए, आप समझ सकते हैं ना कि ठगने के लिए कि कुछ एजुकेटेड भारतीयों को उपाधि दे दिए, अब एजुकेटेड जो भारतीय है वो थोड़ा खुश हो जाएगा और वो कहेगा कि अंग्रेजी शासन जो है भारत में बहुत अच्छा है, तो ठगने के लिए। हालांकि सब लोग मतलब एजुकेटेड थे वो, तो इतना जल्दी वो ठगाए नहीं, लेकिन ये चीजें भी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहला ये था कि सबसे पहले जो भी टाइटल दिए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उस टाइटल को क्या कर देना है, सरेंडर कर देना है। देन आपको क्या करना है, बाइकआउट करना है, और स्कूल को बाइकआउट करना है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेटिव काउंसिल और फॉरेन गुड्स। उसके बाद इन सब सारे चीजों का क्या करना है, बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है, मतलब स्कूल नहीं जाना है, आर्मी ज्वाइन नहीं करना है, पुलिस में भर्ती नहीं होना है, कोर्ट नहीं जाना है, सिविल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, और फॉरेन गुड्स जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उन सारे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। ठीक है। उसके बाद अगर अब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट तो रिप्रेशन करना चाहेगा, दबाने की कोशिश करेगा, रिप्रेस करेगा। अगर सरकार रिप्रेस करेगा तब जो है कि हम लोग क्या शुरू कर देंगे, फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब फिर उसके बाद को भी मानना हम लोग इनकार कर देंगे। तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही अगला स्टेज था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही अच्छे से जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इस वजह से यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जुड़ नहीं पाया, जो कि बाद में हुआ 1930 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने का पीछे का रीजन क्या था, ये आपका रीजन हो गया कि व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल टू बिगिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जो सेकंड है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे होगा, ये यहाँ पर बताया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर बुक देखिएगा तो बुक में आपको ये पता चलेगा कि मूवमेंट्स इन टाउन। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कि शुरू हो चुका है जनवरी 1921 से, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गया। नॉन कोऑपरेशन जो है शुरू किया गया, खिलाफत पहले से चल रहा था, तो दोनों आंदोलन मर्ज हो गए और मर्ज होकर क्या बन गए, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 से ही शुरू कर दिया गया। और अब ये जो आंदोलन है टाउन शहर में कैसे जो है कि अनफोल्ड हुआ, शहर में कैसे आंदोलन चला, और शहर के बाद कंट्री साइड में जो है कि आंदोलन जाएगा तो कैसे जो है अनफोल्ड होगा, कैसे एक्सपेंड होगा, उन चीजों को जो है कि अब हम लोग उन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो टाउन में सबसे पहले ये जो आंदोलन है वो टाउन में शुरू हुआ, और टाउन में शुरू हुआ तो इसके कई सारे इम्पेक्ट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्क्राइब एनी थ्री इफेक्ट, तीन इफेक्ट को बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, किस पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर। कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया जब शहरों में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया, शहर में मिडिल क्लास पीपल का पार्टिसिपेशन हुआ, और तब जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, आपको थ्री इफेक्ट बताना है इकोनॉमिक फ्रंट पर, क्योंकि मूवमेंट्स इन टाउन देखिएगा तो इसको तीन पैराग्राफ में डील किया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे किया गया टाउन में। सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस आंदोलन का इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो तीन इम्पैक्ट को अब पूछा जाता है जनरली। पहला यह है कि फॉरेन गुड्स वेयर बाइकआउट, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जा रहा है, लिकर शॉप को पिकेट किया जा रहा है, एंड फॉरेन क्लोथ को बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, बड़े बड़े चौराहे पर जो है फॉरेन क्लोथ्स को, विदेशी वस्तुओं को, विदेशी कपड़ों को जो है कि जलाया जा रहा है। ये हो गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट है इंडिया में वो 1921 और 1922 के बीच 102 करोड़ से कम होकर कितना हो गया, 57 करोड़ कम हो गया। ये है बहुत बड़ा इंपैक्ट। जब आप कहते हो कि गांधी जी हमारे देश के लिए क्या किए, तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उस आंदोलन का इंपैक्ट देखिए कि जो इंपोर्ट था, पहले जो जिन कपड़ों को इंपोर्ट कर कर जो ब्रिटिशर्स प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता था, पहले 102 करोड़ था, और वो कम होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ना। देन कई सारे प्लेसेस पर आप क्या देखते हो कि जो मर्चेंट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, वो रिफ्यूज कर रहे हैं फॉरेन गुड में ट्रेड करने के लिए, विदेशी वस्तुओं में और विदेशी कपड़ों में जो है कि ट्रेड करना भारत में नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हो गया, दीज आर द थ्री रीजन फॉर द व्हाट, दीज आर द थ्री इंपैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए थर्ड पैराग्राफ में यहाँ बताया गया कि शहरों में आंदोलन स्लो डाउन क्यों हो गया। तो यहाँ पर तीन रीजन को आपको एनालाइज करना है, एनालाइज थ्री रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटी। सिटी का यहीं पर चीजें खत्म हो जाएगा, मूवमेंट इन टाउन, मूवमेंट इन सिटीज को तीन पैराग्राफ में डील किया गया है और यहीं पर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कंट्री साइड चले जाएंगे।
पहला पैराग्राफ में शुरू कैसे हुआ, सेकंड पैराग्राफ में उसके इंपैक्ट को दिखाया गया है, और थर्ड पैराग्राफ में वो स्लो डाउन क्यों हो गया सिटी में। तो स्लो डाउन क्यों हो गया, तो खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव, खादी क्लोथ ज्यादा एक्सपेंसिव था कंपेयर टू, क्या बोला गया, कंपेयर टू मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ, मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ के कंपेयर में खादी क्लोथ ज्यादा एक्सपेंसिव था, और इस वजह से जो गरीब लोग हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, परचेज नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ जब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को अपोज किया जा रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है, तो ये भी एक तरह की समस्या है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किया गया है जहां पर बच्चे जाकर पढ़ सके। आप स्कूल को बाइकआउट कर रहे हो, कोर्ट को बाइकआउट कर रहे हो, तो अल्टरनेटिव स्कूल होना भी तो चाहिए जहां पर जो भारतीय बच्चे हैं, भारतीय स्टूडेंट है, जाकर पढ़ सके। लंबे समय तक जो है वो स्कूल से दूर नहीं रह सकते हैं, लंबे समय तक जो लॉयर जो कोर्ट में जाकर काम कर रहे हैं वो भी दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को अपोज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। तब क्या हुआ कि स्टूडेंट और जो टीचर हैं बिगेन टू गो बैक इन गवर्नमेंट स्कूल में फिर एक समय के बाद जाना शुरू कर दिए। जो लॉयर्स है वो भी जो है कोर्ट को ज्वाइन करना शुरू कर दिए। तो ये हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में कैसे शुरू किया गया, उसका इम्पेक्ट क्या हुआ और कैसे वहां पर खत्म हो गया। अब टाउन से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कहाँ चला जाता है, कंट्री साइड में चला जाता है। और कंट्री साइड में दो रीजन को दिखाया गया है, एक विलेज रीजन को दिखाया गया है, विलेज कम्युनिटी को दिखाया गया कि विलेज कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट किए, और सेकेंड में दिखाया गया है ट्राइबल कम्युनिटी की ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस आंदोलन से कैसे जुड़ते हैं। और विलेज कम्युनिटी में चर्चा किया गया है अवध वाले रीजन का, और अवध वाले रीजन में जो किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किनके लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो शहरों से स्प्रेड होकर कहाँ चला गया, कंट्री साइड में। अवध वाले रीजन में जो पीजेंट मूवमेंट है, किसानों का जो आंदोलन है, वो किसके अंडर में डेवलप हो रहा है, बाबा रामचंद्र के अंदर में जो है डेवलप हो रहा है। बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी है, पहले इंडेंचर लेबर के रूप में फीजी में काम कर चुके हैं। यहाँ पर जो आंदोलन है, आंदोलन तलुकदार के अगेंस्ट में है और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है, जो क्या करते हैं, हाई रेंट की डिमांड करते हैं किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। और यहाँ पर जो आंदोलन है उन्हीं तालुकदारों और उन्हीं लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट है जो किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, है ना। अवध वाले रीजन में लीड कौन कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र लीड कौन कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आंदोलन है, किसानों की जो आंदोलन है वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट है। पीजेंट को बेगार करना पड़ता है, बेगार प्रथा पहले हुआ करता था, फ्री में काम करना पड़ता था, कुछ न के बराबर पैसा दिया जाता था। इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड के फार्म पर काम करना पड़ता है बिना किसी पेमेंट के, कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, इसलिए आंदोलन किए जा रहे हैं। टीनेट्स जो पट्टेदार हो गए, पट्टेदार के पास किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं है अपने टेन्योर को लेकर, पट्टे को लेकर, उनको रेगुलरली इवेक्ट कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। सो ये सब आंदोलन किए जा रहे हैं। और पीजेंट मूवमेंट डिमांड कर रहा है कि रेवेन्यू के अमाउंट को रिड्यूस किया जाए, बेगार प्रथा को खत्म किया जाए, और जो है ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड, वैसे लैंडलॉर्ड जो दमनकारी हैं, उनको क्या किया जाए, सोशल बाइकआउट किया जाए, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। तो इस तरह से जो आंदोलन है वो शहरों से जो है सकी निकल कर, है ना, शहरों से जो है निकल कर वो कहाँ चला गया, गांव वाले रीजन तक चला गया, शहरों से फैल गया वो गाँव तक। ठीक है, अब गांव में हो गया विलेज कम्युनिटी के बाद जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी की चर्चा की गई है। और वो ट्राइबल कम्युनिटी जो इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और आंध्र प्रदेश में भी पार्टिकुलर हिल की चर्चा की गई है, गुडेम हिल। और यहाँ पर जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो लीड कौन कर रहे हैं, अलूरी सीताराम राजू लीड कर रहे हैं। अलूरी सीताराम राजू, वही जो RRR जो मूवी आई थी, वो RRR मूवी अलूरी सीताराम राजू पर ही बेस्ड था। तो आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल में जो आंदोलन लीड किए जा रहे हैं वो अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में लीड किए जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू का रोल क्या है जो आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन चल रहे हैं 1920 के डेकेड्स के आसपास। तो रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू का देख लीजिए क्या रोल है। तो क्या बोला गया कि सीताराम राजू क्लेम करते हैं कि उनके पास कई सारे स्पेशल पावर है, लाइक ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि मून की स्टेटस कहाँ पर है, माने मून के सिचुएशन को, सन, ये सब जो सोलर सिस्टम से जो जुड़ा हुआ जो चीजें हुआ उसको एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता। तो बता सकते हैं, करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को।
इसके साथ साथ हील पीपल, पीपल को जो है हील कर सकते हैं, पीपल को जो अगर कोई किसी भी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब है तो उसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो बुलेट को भी सरवाइव कर सकते हैं, अगर कोई गोली भी मारेगा तो उनको कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये बात उनके द्वारा क्लेम किया गया है, क्लेम होता है, इन रियलिटी होता है, तो क्लेम किया जा रहा है, ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये चीजें दिया गया, तो इन पॉइंट को आपको लिखना है। उसके बाद अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, विद्रोही वहां पर जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अलूरी सीताराम राजू को प्रोक्लेम कर दिया इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि भगवान के क्या है, अवतार है। इतना ज्यादा पावर है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसी भी इंसान के तबीयत को ठीक कर दे रहे हैं, बुलेट को भी सरवाइव कर लिए हैं, तो ये तो इंसान नहीं हो सकते हैं, ये भगवान के ही अवतार है, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया तो उससे बहुत ज्यादा वो इंस्पायर थे। लोगों को परस्यूट करते हैं कि जो है ऐसा कि खादी पहनना चाहिए और ड्रिंकिंग को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर लोगों को बोलते हैं कि खादी पहनना जो है शुरू कर दीजिए, ड्रिंकिंग को छोड़ दीजिए। लेकिन बोला गया कि एट द सेम टाइम उनका ये कहना है कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन एक पॉइंट पर जो है वो गांधी जी से वेरी कर रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि उनका कहना है कि अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो वहां पर फोर्स का यूज करना होगा, हिंसा करना होगा, अंग्रेजों को मारकर भगाना होगा, नॉन वायलेंस से जो है कि यहाँ पर जो है आपको आज़ादी मिलने वाला नहीं है। तो एक ऐसा ओपिनियन है जिस ओपिनियन पर वो गांधी जी से क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। ये गांधी जी के बहुत अच्छे समर्थक है, सपोर्टर है, गांधी जी के विचारों से सहमत है बहुत हद तक, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर वो वैरी कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और इसके लिए देखिए ये कहते हुए वो गुरिल्ला वारफेयर यूज कर रहे हैं स्वराज को अचीव करने के लिए। गुरिल्ला वारफेयर एक ऐसा वारफेयर है जो जनरली जंगलों में रहने वाले लोग ही इस वारफेयर को कर सकते हैं, जो छिपकर, पेड़ों से छिपकर जो वार किया जाता है कि पेड़ से छिप के जो है अगला इंसान को मार दिए और मारकर जो है फिर से पेड़ों में छिप गए या भाग गए। तो इस वारफेयर को, ये जो लड़ने का जो मेथड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंदोलन जो है वो कंट्री साइड में, जो दूसरा रीजन है वो आंध्र प्रदेश की यहाँ चर्चा की गई है, और आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन जो है इस तरह से बनेंगे और इस सब सारे पॉइंट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगर बुक देखिएगा तो स्वराज इन प्लांटेशन। अब चलिए प्लांटेशन में देख लीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब प्लांटेशन वाले रीजन में भी चला गया। भारत के कई सारे हिस्सों में प्लांटेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहां पर वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। अब उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, उनको जब पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो सुनकर जो है कैसे इस आंदोलन से जुड़ने का काम करते हैं और किस तरह से जो है वो प्लांटेशन से वो चाहते हैं कि अपने गांव चले जाएं, तो उसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, वो गांव जाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लांटेशन वर्कर, जो प्लांटेशन वर्कर है, असम की स्पेशली यहाँ चर्चा किया गया कि असम में जो प्लांटेशन वर्कर है, हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। उनका खुद का एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है गांधी जी को लेकर और स्वराज के नोशन को लेकर, स्वराज के आइडिया को लेकर उनका अपना खुद का विचार है, अलग तरह से सोच रहे हैं। क्योंकि गांधी जी क्या बोले नहीं बोले हैं, एग्जैक्ट वो आइडिया तो उन तक पहुंचा नहीं, तो जो सुनी सुनाई जो बात उन तक पहुंच रही है उसके हिसाब से उनका एक अपना समझ बन रहा है गांधी जी को लेकर और स्वराज को लेकर कि स्वराज कैसा होगा या गांधी जी क्या चाह रहे हैं, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है और अगर आपको कहा जा रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए, तो सपोर्ट कर देना है। कैसे सपोर्ट करना है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि वर्कर के पास अपना खुद का एक समझ है गांधी जी को लेकर और आइडिया ऑफ स्वराज को लेकर। लाइक प्लांटेशन वर्कर जो आसाम में है, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। जो कन्फाइंड स्पेस जो बनाकर रखे गए हैं जिसमें वो रह रहे हैं, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब यह है कि इस कन्फाइंड स्पेस से क्या करे, इस कन्फाइंड स्पेस में भी अपने मन से घूम सके और इस कन्फाइंड स्पेस से बाहर भी जाकर अपने मन से घूम सके। पहला फ्रीडम का मतलब उनके लिए ये है ना, जिनमें उनको इंक्लूड करके रखा गया। इट मीन, इसके साथ साथ स्वराज का मतलब क्या है, रिटेनिंग अ लिंक टू द विलेज फ्रॉम व्हिच दे हैड कम। जिस गांव से वो आए हैं उस गांव से उनका लिंक, अपने लिंक को क्या कर देना है, रिटेन कर लेना है, लिंक को फिर से जो है कि बना लेना है। माने अब गांव भी जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आते थे, तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहे हैं जो वर्कर प्लांटेशन में काम करने के लिए, तो 5 साल बाद ही जो है कि अपने गांव में जा सकते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि स्वराज आ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो स्वराज का मतलब यह है कि अब हम गांव में जब मेरा मन चाहेगा तब हम जो है कि जा सकते हैं, ठीक है। बोला गया कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है 1859 का, इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू प्लांटेशन वर्कर को जो है कि
परमिट नहीं दिया जाता था टी गार्डन को छोड़ने के लिए विदाउट एनी परमिशन। देखिए बताएं ही हम कि बिना परमिशन के वो टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब उनको पता चला तो उनको ये सोचने लगे, उनको मन में बात आने लगा, ये ख्याल आने लगा कि जो है अब वो अपने गांव से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेकिन जो एक्ट है वो एक्ट क्या कहता है कि उनको परमिशन नहीं दिया जा सकता है कि टी गार्डन को बिना किसी परमिट को क्या कर सके, लीव कर सके। When they heard, जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तो थाउजेंड ऑफ वर्कर, हजारों की संख्या में जो वर्कर हैं, डिफाइड ऑथोरिटीज को डिफाई करते हैं, है ना, उनको मानने से इनकार करते हैं और प्लांटेशन को छोड़ देते हैं और कहाँ मूव करना शुरू कर देते हैं, अपने गांव मूव करना शुरू कर देते हैं। और दे बिलीव, उनका मानना है कि गांधी राज आ रहा है और सभी लोगों को जो है कि अपने गांव में क्या मिलेगा, लैंड मिल जाएगा। जब उनको पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्वराज की शुरुआत हो चुकी है, एकदम बल्ले बल्ले हो गया। क्या भाई, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम दिल गार्डन हो गया कि चलो अब गांव चलते हैं और गांव में फिर जो है कि वही सुहानी रात होगी, वही सुहाने दिन होंगे, आराम से गांव में हम सभी लोगों का अपना खुद का जमीन होगा, घर होगा, आराम से मौज मस्ती करेंगे। अब अंग्रेजों का शासन सहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये चीज जो है, ये चीज को करने में वो कभी सफल नहीं हो पाए। जब वो प्लांटेशन को छोड़कर गांव की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं तो बीच रास्ते में ही जो है से उनको पकड़ लिया जाता है और उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मारा जाता है उनको, है ना, उनको पैरों को बांधकर गाड़ियों से खींचते हुए लेकर जाया जाता है। इस तरह की यातनाएं जो है प्लांटेशन वर्कर को दिया जा रहा है। तो ये हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो स्प्रीड है, माने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्प्रीड हुआ टाउन में, टाउन के बाद कंट्री साइड में और कंट्री साइड के बाद प्लांटेशन में। और यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब लगभग खत्म ही हो चुका है। एक और टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करना। अब ये सब चीजें चल रहा है, अब समझिए कि पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। शहर में जो है कपड़े जलाए जा रहे हैं, है ना, लिकर शॉप को पिकेट किया जा रहा है। कंट्री साइड में जो है किसान आंदोलन चल रहे हैं। गुड एम हिल, वैसे वैसे कितने पहाड़ होंगे, जंगल वाले रीजन होंगे, वहां पर जो है गुरिल्ला वारफेयर चल रहा है। हर एक प्लांटेशन में जो है वर्कर इस तरह से सिचुएशन कर रहे हैं। उसी बीच क्या हुआ कि फरवरी 1922 में क्या बोला गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया फरवरी 1922 में। और इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ गया, कॉल ऑफ करना पड़ गया, विथड्रॉ करना पड़ गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बनेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा, वो लास्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। गांधी जी क्यों जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में विथड्रॉ कर लेते हैं। तो गांधी जी फेल्ड दैट कि मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। गांधी जी को ये फील होने लगा कि जो आंदोलन है वो आंदोलन कई सारे जगहों पर वायलेंट होने जा रहा है ना, हिंसक होने जा रहा है। कई सारे जगहों पर हो भी रहा है ये आंदोलन हिंसक। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि एक क्लैश हो गया, क्लैश टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। और इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ पीजेंट है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जो है क्लोज द डोर, गेट को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जो है उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसके कारण 22 पुलिसमैन जो है वो जलकर मर जाते हैं। ये अंग्रेजी शासन से जुड़े हुए पुलिसमैन थे। गांधी जी को जैसे ही ये इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, गांधी जी शॉक हो जाते हैं और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। क्योंकि गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर जो ओपिनियन था, वो ओपिनियन ये था कि आंदोलन क्या होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन जिस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन नॉन वायलेंस, है ना, आपको वायलेंस नहीं करना है, हिंसक नहीं करना है। तो चूंकि उनका एक ये ओपिनियन था, इस वजह से जैसे ही उनको पता चला कि अब जो है ये आंदोलन हिंसक होने जा रहा है या हो रहा है, तो वैसे ही वो जो है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया गया। कॉल ऑफ करने के बाद फिर बोला गया कि कुछ जो लीडर हैं, लीडर का अलग अलग अपना ओपिनियन है। फिर जो दूसरे तरह के कुछ लीडर हैं जैसे CR दास और जो मोतीलाल नेहरू है, उनका क्या कहना है कि जो है अब हम लोगों को काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू बोला गया था कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो कुछ लीडर का मानना ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए जो है कि स्वराज पार्टी बनाया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। विद इन कांग्रेस में ही बनाते हैं फॉर आर्गुमेंट। और इसके लिए वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, काउंसिल पॉलिटिक्स की ओर रिटर्न करना चाहिए। और जो मेन पर्पस ये है कि टू अपोज ब्रिटिश विद इन काउंसिल, है ना, काउंसिल का पार्ट बनेंगे और काउंसिल का पार्ट बनकर जो है ही ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे, अपोज करेंगे
आर्ग्यू करेंगे रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और इस बात को शो करेंगे कि ये जो काउंसिल है, ये जो संघ है, वो पूरी तरह से जो है कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इस बात को सोचते हुए, इस बात को मानते हुए CR दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं वो स्वराज पार्टी बनाते हैं ताकि काउंसिल इलेक्शन में वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया कि आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्वराज पार्टी बनाया गया और स्वराज पार्टी बनाने के पीछे का रीजन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद आप क्या देखते हो कि ये सब सिचुएशन हो गया, देश में सारा सिचुएशन, देश में सारा माहौल शांत है, और सारा माहौल शांत होने के बाद 1927 में जो है से कि साइमन कमीशन को भेजा गया इंडिया में, इस बात को चेक करने के लिए कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी सिस्टम फंक्शन कर रहा है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, उन ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कमीशन बनाकर भेजा गया कि जाइए आप चेक करके आइए कि भारत में सभी चीजें सुव्यवस्थित चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इंडिया में जो है साइमन कमीशन का आना, लेकिन जब भारत में इंडिया जो साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक नारा लगाया जा रहा है, साइमन कमीशन को ग्रीट किया जा रहा है एक स्लोगन के साथ, और स्लोगन क्या है, गो बैक साइमन। जब इंडिया में उसका अराइवल होता है तो क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जो है साइमन कमीशन को जो है गो बैक साइमन के नारे क्यों लग रहे हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट, क्योंकि इसको तो भेजा गया था कि भारत में चेक करना है कि सारे सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि बोला गया कि जो नया टोरी गवर्नमेंट वहां पर बना है, उस नए टोरी गवर्नमेंट ने ही एक लीगल कमीशन बनाया था, सर जॉन साइमन के लीडरशिप में बनाया था, जिसको इस बात को चेक करना था, लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। तो पहले तो ये हो गया कि उसको ये चेक करना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत है तो क्या है ना। प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और इन 7 मेंबर में से एक भी भारतीय नहीं था। प्रॉब्लम यही था कि एक कमीशन आ रहा है भारत में चेक करने कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसमें बदलाव को सजेस्ट भी करेगा, और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, तो भारतीय तो जो है विरोध करेंगे ही। तो साइमन कमीशन जैसे ही इंडिया में आया 1928 में, तो इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। गो बैक साइमन का नारा लग रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है, और यही जो नारा लग रहा था, साइमन कमीशन का ही विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी, और इतना ज्यादा लाठियां बरसाई गई कि 15 दिन बाद इतना मतलब बुरी तरीके से वो घायल हो गए थे कि 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। सो अफसोस, कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि भारतीयों के ऊपर अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं। ठीक है, और इस समय सारे पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, पार्टिसिपेट कर रहा है इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस प्रदर्शन में। जब साइमन कमीशन को विरोध किए जा रहे हैं तो सारी पार्टियां जो है भारत में वो साइमन कमीशन को क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये सब सिचुएशन हो गया 1928 में हो गया वो सिचुएशन। उसके बाद जो है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लीडर थे वो काफी जो है उत्साहित थे, बोला देख रहे हैं कि साइमन कमीशन आया हुआ है और साइमन कमीशन को ये चेक करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, एक भी भारतीय नहीं है। तो कांग्रेस की सेशन हुआ 1929 में सेशन हुआ, और मंथ जो था वो मंथ दिसंबर का था। तो कांग्रेस सेशन जो 1929 में हो रहा है, जिसको लाहौर सेशन भी बोला गया है क्योंकि लाहौर में हुआ था, तो लाहौर सेशन में जो है से कि इस सेशन को हिस्टोरिकल बनाया गया, और हिस्टोरिकल इसलिए बनाया गया कि इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में सेशन किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। 1928 के बाद जब साइमन कमीशन चला गया तो उसके जस्ट बाद जो एक सेशन हो रहा है कांग्रेस का, इस सेशन को हिस्टोरिकल सेशन माना गया। तो क्यों माना गया, क्वेश्चन नहीं बनेगा कि क्यों माना गया, तो इसलिए माना गया कि अक्टूबर 1929 में जो वायसराय लॉर्ड इरविन है उसने अनाउंस किया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी जो है बात किया था कि जाइए डिस्कस कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बोला भारतीयों को कि जाइए आप जो है कि लंदन में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कीजिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए।
इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन था कांग्रेस का, वो एक्सपेक्टेशन इस अनाउंसमेंट से फुलफिल नहीं हो रहा था। ये कारण था कि जब लाहौर सेशन हुआ तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू हैं, वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें डिक्लेयर किया गया कि हम लोगों को क्या चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और चूंकि ये लाहौर सेशन में ही किया गया, इस वजह से सेशन क्या हो गया, हिस्टोरिकल सेशन हो गया। और ठीक उसके अगले साल से ही 26 जनवरी 1930 से हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में झंडा फहराने का काम किए थे और सेलिब्रेट किए थे कि जो है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए, है ना। अब इसलिए कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को जो है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और किया भी किया। ओके, तो ये रीजन है कि लाहौर सेशन जो कांग्रेस का 1929 में हुआ है, वो जो सेशन है वो हिस्टोरिकल है, और हिस्टोरिकल होने का पीछे का रीजन जो है कि ये है। ठीक है, अब ये सब सिचुएशन हो गया, 1929 तक आ चुके हैं, और 1929 होने के बाद जो है 1930 में सॉल्ट मार्च की शुरुआत किया जाएगा। और जो सॉल्ट मार्च की जो शुरुआत होगी, तो सॉल्ट मार्च के थ्रू जो एक नया आंदोलन शुरू किया जाएगा, उस आंदोलन को हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन 3 रीजन, आपको 3 रीजन बताना है टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने के पीछे का 3 रीजन बताना है कि आखिर वैसे कौन से वो 3 रीजन थे जिस रीजन के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया गया, शुरू किया गया। तो जो सरकमस्टांसेस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सरकमस्टांसेस को देख लेते हैं। पहला ये है कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में आया है, उसका इफेक्ट, जिसके कारण जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है, वो एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल होना शुरू हो जाता है 1926 से, और 1930 के बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण पूरा जो कंट्री साइड है, पूरा कंट्री साइड टर्मोल में है। टर्मोल का मतलब उथल पुथल मचा हुआ है पूरे देश भर में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने के 3 रीजन अगर पूछे जाएंगे, तो उन 3 रीजन में पहला रीजन ये बनेगा कि पहला हो गया इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्राइसेस 1929 से डिक्लाइन होना शुरू होता है, फॉल होना शुरू होता है, और 1930 के बाद वो पूरी तरह से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो साइमन कमीशन बनाया था, जिसका काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करना था, और उसमें जो मेन प्रॉब्लम था, वो मेन प्रॉब्लम ये था कि उसमें कोई भी भारतीय सिंगल मेंबर नहीं थे। इस कारण से भी जो है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का प्रोविजन किया गया। आगे ये है कि 1930 में गांधी जी जो है लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांग रखे थे कि इस 11 मांग को पूरा कीजिए। जनवरी 1930 में ही डिमांड रखे थे कि ये मेरा 11 मांग है, इस 11 मांग को पूरा कीजिए। अगर आप इस 11 मांग को पूरा नहीं करिएगा 11 मार्च तक, तो 12 मार्च से जो है कि हम क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। वो डिमांड रखा गया था। देखिए यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ भी है कि अगर 11 मार्च तक वो डिमांड पूरा नहीं किया जाता है, तो 12 मार्च से जो है कि हम लोग सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे, और इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये रीजन है, दीज आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल टू बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुआ, तो दांडी मार्च से हुआ था। एक दांडी मार्च किया गया था, और उस दांडी मार्च से ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट दांडी मार्च। आप दांडी मार्च को जो है ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, या सॉल्ट मार्च को जो है कि ब्रीफ में एक्सप्लेन करो कि सॉल्ट मार्च क्या है या दांडी मार्च क्या है। ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि दांडी मार्च क्या है, जिस दांडी मार्च के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई है। तो गांधी जी जो है अपना फेमस सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। बात देखिए 11 मार्च का वो अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम 11 मार्च तक था कि अगर 11 मार्च तक 11 मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो 12 मार्च से जो है कि हम क्या करेंगे, सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे। तो 12 मार्च से जो है सॉल्ट मार्च की शुरुआत हुआ 1930। ओके, कितने वॉलेंटियर के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है या इस मार्च की शुरुआत की जा रही है, तो 78 वॉलेंटियर के साथ इस मार्च, है ना, ये जो मार्च किया जा रहा है, इस मार्च की शुरुआत की जा रही है। ये जो मार्च है, ये मार्च के बारे में बोला गया कि इसका डिस्टेंस 240 माइल्स का डिस्टेंस है, जो साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक है, गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। गुजरात का जो एक कोस्टल टाउन दांडी है, वहां तक है। कहां से, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये मार्च किया जा रहा है, सॉल्ट मार्च किया जा रहा है। इसलिए इसको, चूंकि दांडी तक डेस्टिनेशन दांडी था, इसलिए इसको दांडी मार्च भी बोला गया। ओके, जो वॉलेंटियर थे 24 दिन जो है वो ट्रेवल करते हैं, और पर डे कितने माइल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो पर डे 10 माइल्स को ट्रेवल कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ इंडियन केम टू हियर गांधी जी। जहां भी गांधी जी रुकते, हजारों की संख्या में भारतीय आते, और जो है भारतीय जो है गांधी जी को सुनते।
और गांधी जी बताते कि देखिए सॉल्ट मार्च हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे ही सॉल्ट मार्च होगा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी और आप सभी लोगों को क्या करना है, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। ओके, और 6 अप्रैल को जो है गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जो है वहां सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। जो सॉल्ट लॉ ये था, सॉल्ट कानून हमारे देश में ये था कि सॉल्ट बनाने का जो अधिकार था भारत में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पास था। तो अगर एक भारतीय अगर सॉल्ट को बना दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट लॉ को एबोलिश किया जा रहा है, सॉल्ट लॉ को वायलेट किया जा रहा है, सॉल्ट लॉ को तोड़ा जा रहा है। तो सॉल्ट को बनाते हुए देखिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल किए और बॉयल कर कर सॉल्ट बना दिए। और सॉल्ट को बनाने का मतलब ही था कि सॉल्ट लॉ को क्या किया गया, वायलेट किया गया, उल्लंघन किया गया। एंड दिस मार्क, जैसे ही वो सॉल्ट को बनाए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किए, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी तरह से जो है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। सॉल्ट बनाते ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि दांडी मार्च क्या है या सॉल्ट मार्च क्या है, तो ये सब पॉइंट जो है कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर सॉल्ट को ही क्यों चुना गया। आखिर गांधी जी को क्यों लगता है कि सॉल्ट में जो है या सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे देश को क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। गांधी जी पूरे देश को यूनाइट करने के लिए सॉल्ट को ही क्यों चुने। Why did Gandhi ji choose salt to unify the whole nation? पूरे राष्ट्र को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना। तो यहाँ रीजन दिया गया है कि सॉल्ट वाज कंज्यूम बाय एवरीवन। सॉल्ट जो है सभी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, चाहे रिच हो या पुअर हो, गरीब और अमीर सभी लोग जो है कि इसको कंज्यूम करते हैं। और इसको रिगार्ड किया गया है कि मोस्ट इसेंशियल आइटम है फूड का, ये फूड का मोस्ट इसेंशियल आइटम है। और इस पर टैक्स को इम्पोज करना, सॉल्ट टैक्स इंपोज किया गया है, तो इस पर टैक्स को इंपोज करना और जो एक मोनोपोली राइट है इसके प्रोडक्शन को लेकर कि सिर्फ अंग्रेज ही जो है सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स कैसा है, मोस्ट ऑपरेसिव है। ब्रिटिशर्स के मोस्ट ऑपरेसिव फेस को जो है वो दिखा रहा है कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया गया है और सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। अंग्रेज कितने निर्दयी हो तुम कि एक सॉल्ट जिसका यूज एक सभी लोग कर रहे हैं, है ना, एक इसेंशियल पार्ट है, एक इसेंशियल आइटम है फूड का, और इस पर तुम टैक्स लगा कर रखे हो। मतलब कैसे, कितने निर्दयी हो, कितने निर्मम हो तुम। सोचो तो कि गरीब लोग अगर नमक नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे, है ना। तो ये कारण था। गांधी जी का मानना यह था कि अगर आंदोलन की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर, तो ज्यादातर लोगों को वो अफेक्ट कर पाएंगे और इससे पूरा देश क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। और एक कारण था कि गांधी जी अपना फेमस सॉल्ट मार्च जो है साबरमती आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक जो है कि वो शुरू किए थे और उसके बाद वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ये बातें हो गई। अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे वैरी करता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है, तो उसको भी जो है कि आंसर किया जा सकता है। लाइक कि जो पीपल हैं, पीपल वेयर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन एज दे डिड इन 1921 एंड 1922। जैसा कि 1921 1922 में बोला गया था भारतीयों को कि आपको कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स से, इस बार सिर्फ कोऑपरेट ही न करने की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये भी बात किया जा रहा है कि कॉलोनियल लॉज को क्या कर देना है, तोड़ देना है। इस बार जो कॉलोनियल लॉज है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उस नियम कानून को भी तोड़ देना है, इसकी भी बात किया जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और इसमें भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों में सॉल्ट लॉ को देखिए तोड़ने का काम कर रहे हैं, सॉल्ट को बना रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो है कि सॉल्ट फैक्ट्री के सामने। और जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड होता है, फैलता है, फॉरेन क्लोथ को फिर से बाइकआउट किया गया और लीकर शॉप को फिर से पिकेट की गई। ओके, उसके बाद पीजेंट जो है, पीजेंट रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम जो है कि किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं देने वाले हैं। रेवेन्यू देने से वो रिफ्यूज कर रहे हैं, चौकीदारी टैक्स नहीं दे रहे हैं। और जो विलेज ऑफिशियल हैं, जो गांव में अपॉइंटेड हैं, वो रिजाइन दे दिए और कई सारे जगहों पर जो फॉरेस्ट पीपल है वो फॉरेस्ट लॉज को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से जो है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस कैसे किया जाएगा। अंग्रेज, अब तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, अब अंग्रेज तो चुप बैठेगा नहीं, वो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस करेगा ही, दबाने का काम करेगा ही। तो कैसे जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
क्या बोला गया कि हाउ डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे रिप्रेस करता है, दबाने का काम करता है ना, कुचलने का काम कर रहा है कि इस आंदोलन को कुचला जाए, इस आंदोलन को खत्म किया जाए। एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, तो यू कैन राइट द पॉइंट लाइक कि colonial government took brutal step, brutal minimum step ले रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए। लाइक गवर्नमेंट जो है अरेस्टिंग द कांग्रेसी लीडर, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं सारे लीडर को एक कर कर अरेस्ट कर रहा है। और दिस लेड टू वायलेंट क्लैश, अब जिसके कारण कई सारे जगहों पर क्लैश भी हो रहे हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीयों को, एक भारतीय जो लीडर हैं, भारतीय लीडर को एक कर कर जो है कि वो अरेस्ट कर रहे हैं। और एक चर्चा किया गया कि अब्दुल गफ्फार खान जो कि क्या है, डिवाइड डिसाइपल है महात्मा गांधी का। अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। जब उनको क्या बोला गया कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद वहां पर बहुत विरोध भी हुआ, स्ट्राइक किए गए। पेशावर वाले रीजन की चर्चा की गई कि जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि फ्रंटियर गांधी से भी जाने जाते हैं, जब पेशावर में उनको गिरफ्तार किया गया तो वहां के लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। फिर अंग्रेजों ने जो है कि उन लोगों पर ओपन फायर तक किया। और उनके गिरफ्तार करने के 1 महीने बाद गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके साथ साथ जो पीसफुल सत्याग्रही हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, उन सभी को भी जो है कि पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और इस तरह से लगभग 1 लाख लोगों की क्या हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। और कई सारे लोगों को मारा जा चुका है। और बड़े पैमाने पर महिलाओं को भी पीटा जा रहा है और बच्चों को भी पीटा जा रहा है। इस तरह का जो है कि सिचुएशन बन गया। अब गांधी जी करे तो क्या करे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तो शुरुआत हो गई, लेकिन इतने बड़े संख्या में कांग्रेसी लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, 1 लाख लोगों की अरेस्टिंग हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में गांधी जी जो है, इरविन, उस समय जो लॉर्ड इरविन है, वो लॉर्ड इरविन वायसराय है इंडिया का, वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट कर रहे हैं। और इस पैक्ट को क्या बोला गया है, गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट के फीचर क्या हैं, तो सबसे पहली बात कि इसको साइन कब किया गया है, 5 मार्च 1931 को। और इस पैक्ट के थ्रू बोला गया कि इरविन इस बात को लेकर एग्री हो जाता है कि ठीक है, वैसे लोगों को जिसको इम्प्रिजन कर रखा गया है, जेल में डालकर रखा गया है इस आंदोलन के थ्रू, उनको जो है रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीयों को अलाउ किया जाएगा कि वो सॉल्ट बना सके डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए। उसके बाद जो है गांधी जी एग्री होते हैं कि चलिए ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल अप कर लेते हैं। इसके साथ साथ उनको बोला गया कि आपको जिस भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की आप डिमांड कर रहे हैं, आप जाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो ये लोग पार्टिसिपेट किए ही नहीं थे, जो 1930 में हुआ था, कांग्रेस बाइकआउट की थी। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होने वाला था, उसके लिए इरविन बोला कि आप जाइए वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर पार्टिसिपेट कीजिए। गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने चले गए, लंदन चले गए 1931 में। लेकिन वहां पर गए तो वहां पर उनकी डिमांड को जो है कि पूरा नहीं किया गया। तो फिर से डिसअपॉइंटेड होकर जो है कि इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आने के बाद जो है कि उनको पता चलता है कि वायसराय चेंज हो चुका है और नए वायसराय फिर से जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है भारतीयों पर, भारतीयों को मार रहा, पीट रहा है। और फिर से हताशा के साथ फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू तो किया गया, लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम पहले वाला नहीं रहा। ऑटोमेटिक जो है इन 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कि खुद पर खुद जो है कि इसका मोमेंटम खत्म हो गया। और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जो है कि आपको खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप अपने बुक में देखिएगा तो बुक में आपको ये मिलेगा कि एक अलग से टॉपिक दिया गया है कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। जो भी कम्युनिटी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कम्युनिटी जो है इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे थे, या किस विचार के साथ जो है इस मूवमेंट को जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो उनका एक्सपेक्टेशन था, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका एक्सपेक्टेशन पूरा किया गया या नहीं किया गया, उससे भी ये 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ये अलग से टॉपिक दिया हुआ आपके बुक में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद एक अलग से टॉपिक दिया गया है कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रहा है वो कम्युनिटी इस आंदोलन को कैसे देख रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अलग अलग जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले रिच पीजेंट की चर्चा की गई है, फिर पुअर पीजेंट, बिजनेस क्लास, देन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, एंड देन आपको क्या देखने को मिलेगा, महिलाएं देखने को मिलेगा। जो रिच पीजेंट है, रिच पीजेंट की यहाँ बारे में ये बताया गया कि रिच पीजेंट कम्युनिटी लाइक गुजरात के पट्टीदार हो गए और उत्तर प्रदेश के जो जट कम्युनिटी हो गए इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे। और कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे, लेकिन
जो ट्रेड डिप्रेशन हुआ, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुए, जिसके कारण उनको जो है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है, जो है एग्रीकल्चरल प्राइसेस का डाउन होने लगा। तो इस वजह से जो है वो सरकार से वो नाखुश हैं और ये कारण है उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। सेकंड जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप आपका पुअर पीजन का है। पुअर पीजन जो है इस आंदोलन में ज्वाइन कर रहा है एज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेंट, क्योंकि उनको भी रेंट को जो टैक्स है, जो टैक्स डिसाइड किया गया है, तो उनके लिए भी टैक्स को पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इस वजह से वो भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो अनपेड रेंट है, माने जो टैक्स बचा हुआ है, उन सारे टैक्स को क्या कर दिया जाए, रिमीट माफ कर दिया जाए। उनका ये कहना है कि जो भी टैक्स अमाउंट बचा हुआ है वो सारे टैक्स अमाउंट को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो इस ओपिनियन के साथ पुअर पीजेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिजनेस क्लास के बारे में अगर देखा जाए तो बिजनेस क्लास के बारे में बोला गया कि दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी, वो कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, ट्रेड एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो ट्रेड एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करने दे रहा है, फंक्शन नहीं करने दे रहा है, तो उस एक्टिविटी के अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका इच्छा यह है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ओके, और ये कारण है कि वो जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो फॉरेन गुड का जो इंपोर्ट है उस पर भी वो क्या चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं कि विदेशी वस्तुएं जो है वो भारत में बाहर से कम आए, ताकि जो वस्तुएं वो बना रहे हैं वो वस्तुएं ही भारत में बिके, उनके द्वारा बनाया जाने वाला वस्तुएं ही इंडिया में बिके। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को देख लिया जाए तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में बोला गया कि जो है दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अगर नागपुर वाले रीजन को छोड़ दिया जाए तो। और जो कुछ जो वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो गांधीयन प्रोग्राम को एडॉप्ट करते हुए वो जो है से किस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो बाइकआउट माने वो चीज़ों को बहिष्कार करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मतलब ज़्यादा तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जो कुछ वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो गांधीयन प्रोग्राम ये है कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, तो वो बस बहिष्कार करने के लिए जो है कि वर्कर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, महिलाओं के अगर बारे में बात कर लिया जाए तो ये आंदोलन इस मामले में भी अनोखा है। अनोखा इस मामले में है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। महिलाएं जो है बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, वो प्रोटेस्ट मार्च में जो है पार्टिसिपेट कर रही है, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में पार्टिसिपेट कर रही है, इसके साथ साथ लीकर शॉप को पिकेट करने में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सारे ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो ये सारा पॉइंट जो है कि आप लिख सकते हैं, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर जो है कि आपको कटने वाला नहीं है। उसके बाद अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है, अच्छा एक अलग से भी हालांकि क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद लिमिटेशन है, लिमिटेशन उसके बाद है, अलग से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो एक पॉइंट तो जो है ऊपर वाला ही लिख लेना है, एक पॉइंट तो यहीं से लिख लेना है, ये वाला लिख लेना है। उसके बाद और पॉइंट क्या लिख सकते हो, अलग से क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन बनेगा कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो एक तो पॉइंट ऊपर से लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखोगे कि इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट को जो है कि ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल क्या बोला गया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बना रहे हैं, और फीकी बना रहे हैं कब, 1927 में। 2 ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ताकि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को क्या कर सके, पूरा कर सके। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाने के काम कर रहे हैं। कौन, बिजनेस क्लास पीपल इन इंडिया, बिजनेस क्लास पीपल इन इंडिया। इसके साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं इस मूवमेंट को। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया तो उसको पैसा दे रहे हैं ताकि ये आंदोलन मजबूत हो। क्योंकि देखिए साधारण सी बात है कि अगर अंग्रेज अगर भारत से चले जाए तो बिजनेस क्लास के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि अब बिजनेस पूरी तरह से वही कर पाएंगे, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाए। इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहे हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, पूरा कर सके। उसके बाद वो रिफ्यूज कर दिए कि इंपॉर्टेंट जो गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, जो बाहर से आ रहा है, ना तो उसको बाई करेंगे नहीं उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ बिजनेस क्लास से रिलेटेड, अलग से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और क्या एक और अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि एनालाइज द रोल ऑफ वीमेन, ये भी इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी कि महिलाओं का क्या रोल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आप क्या देख रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन देख रहे हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का। सॉल्ट मार्च के समय में हजारों की संख्या में जो महिलाएं अपने घर से बाहर आई और गांधी जी के बातों को सुनी, गांधी जी जो भी बोल रहे थे उनके बातों को सुनने का काम कर रही है महिलाएं।
और उसके साथ साथ वो प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट कर रही है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जो है फॉरेन क्लॉथ और लीकर शॉप को पिकेट करने का काम कर रही है। पिकेट, आई थिंक कि आपको पता होगा कि पिकेट का मतलब क्या होता है, कि अगर एक दुकान है, एक शॉप है, तो शॉप का जो गेट है, गेट के सामने क्या कर लेना है, लाइन लग जाना है, ठीक है, ताकि कस्टमर, एक नया जो कस्टमर है, वो कस्टमर इस दुकान में इंटर कर ही ना सके। इसी को क्या बोला गया है, पिकेट करना, पिकेटिंग। तो पिकेटिंग करने का काम कर रहे हैं, चाहे फॉरेन क्लॉथ शॉप हो या लीकर शॉप हो, उसको पिकेट कर रहे हैं महिलाएं। मेनी वेंट टू जेल, कई सारे जो महिलाएं हैं जेल भी गई, और उन्होंने दे बिगेन टू सी, उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि टू सर्विस टू द नेशन एज सीक्रेट ड्यूटी ऑफ वीमेन, अपने देश को सेवा करना ये हमारा क्या है, पवित्र धर्म है, पवित्र कर्तव्य है कि हम अपने देश का क्या करें, सेवा करें, अपने देश की सुरक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, अपने देश को जो है अंग्रेजों से आजाद करें। जो महिलाओं की जो सोच है वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी हद तक क्या हो गया, चेंज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे देश की महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इसका लिमिटेशन क्या रहा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका लिमिटेशन क्या रहा, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि अंग्रेजों को भगा देना है, तो क्या अंग्रेज भाग गए, क्या नहीं, तो नहीं भागे, या जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था क्या पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाया, क्या नहीं हो पाया। तो इसके लिमिटेशन क्या रहा, इसका कमी क्या रहा, तो कमी आपको दो देखने को मिलेगा। पहला ये कि जो दलित का जो पार्टिसिपेशन है, दलित का पार्टिसिपेशन यहाँ लिमिटेड है, और दूसरा जो मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप है वो भी जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं। तो ये दो हो गया आपका लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, क्योंकि देखिए भारत में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन मुसलमानों का भी है और भारत में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन दलितों का भी है, और अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं पूरे राष्ट्र लेवल पर, और ये दो कम्युनिटी, ये दो ग्रुप अगर उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस आंदोलन पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर ये दो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो रुख था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था या जो रिजल्ट था वो रिजल्ट चेंज हो जाता, डेफिनेटली चेंज होता। तो लिमिटेशन ये है कि दलित का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लंबे समय से जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या किया है, दलितों के डिमांड को इग्नोर किया है, उनको डर था, सनातनी से उनका डर था। अब जो दलित लीडर है, दलित लीडर जो है डिफरेंट अलग तरह के पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि रिजर्व सीट दिया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इसके साथ साथ वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर जो है दलितों को ऑर्गेनाइज कर लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में 1930 में, और गांधी जी के साथ क्लैश कर गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और अम्बेडकर जी का जो है कि क्लैश हो गया। बाहर अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और भारतीयों को ही लड़वा दिया। वो उसका दिमाग तो देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यही है। अब बी.आर. अम्बेडकर कह रहे हैं कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दलितों को मिल जाएगा तो जो है वो पूरी तरह से हिंदू समाज से जुड़ नहीं पाएंगे। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर गांधी जी कहे कि जो है कि अगर इस डिमांड को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो जो है कि हम तब तक फास्ट पर रहेंगे, तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो फाइनली फिर बी.आर. अम्बेडकर इस जो है मतलब जो उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था उस डिमांड को छोड़ देते हैं और गांधी की ही जो है विचार को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें हो गई, एक्सेप्टेड द गांधी प्रपोजल। और इस पैक्ट को क्या बोला गया है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के थ्रू ही जो है ये चीजें हुई है कि अम्बेडकर के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ना और गांधी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, इस पैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट, जो कि कब हुआ है 1932 में। तो ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिट क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिड 1920 से ही जो है कांग्रेस जो है हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के पास आ चुकी है, लाइक हिंदू महासभा के पास आ चुकी है, जिसके कारण मुस्लिम जो है कांग्रेस से दूरी बना लिए हैं। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम कई सारे कम्युनल क्लैशेस देखने को मिल रहा है, राइट्स दंगा फसाद देखने को मिल रहा है कई सारे शहरों में। तो 1920 का जो डेकेट है, मतलब 1922 के बाद से 1930 तक जो है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच काफी ज्यादा क्लैश हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं। ये कारण है कि जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जा रहा है तो मुस्लिम कह रहा है कि भाई हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो लड़ाई है हिंदुओं से, ये आंदोलन जो है हिंदुओं का है, मुझे पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो लास्ट टॉपिक से है, लास्ट टॉपिक अगर आप देखिएगा तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब जो मेन पोर्शन है इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। भारत में कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब नेशनलिज्म ही होता है। तो भारत में जो नेशनलिज्म डेवलप किया गया, भारत में राष्ट्रवाद की विचारा जो फैलाई गई, बनाई गई, उसके पीछे का रीजन क्या था, मतलब किस तरह से जो है
कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है इंडिया में भारतीयों के बीच जो है कि क्रिएट किया गया, बनाया गया। ओके, तो क्वेश्चन ए आएगा कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि भारत में आप क्या देखते हो कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, और इन सभी लोगों के बीच जो है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव जो बिलोंगिंग है वो कैसे डेवलप हुआ। क्वेश्चन ही बनेगा कि कैसे डेवलप हुआ। ओके, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पहला तो ये हो गया कि जब साथ मिलकर सभी लोग लड़ रहे थे तो उन लोगों के बीच क्या बन गया, कलेक्टिव बिलोंगिंग बन गया। भाई वो भी दूसरा कम्युनिटी जो है वो भी अंग्रेजों के भी अगेंस्ट लड़ रहे हैं और हम भी अंग्रेजों के ही अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और जो थर्ड कम्युनिटी है वो भी अंग्रेजों के भी अगेंस्ट लड़ रहा है। तो क्या भाई तीनों आ जाओ साथ में, जो दुख तुम्हारा है वो दुख मेरा भी है, जो दुख उसका है वो दुख मेरा भी है, हम तीनों का दुश्मन एक है, हम सभी का दुश्मन एक है। तो एक तो हो गया कि पहला कि साथ मिलकर जब स्ट्रगल किए तो इसके कारण भी जो है उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट हुआ, पहला तो पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप क्या देखिएगा, कई सारे कल्चरल प्रोसेस भी यूज किए गए हैं नेशनलिज्म को जो है से कि क्रिएट करने के लिए, लोगों के इमेजिनेशन को चेंज करने के लिए। लाइक हिस्ट्री और फिक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, फोल्कलोर और सॉन्ग हो गया, पॉपुलर प्रिंट हो गए, इसके साथ साथ सिंबल्स हो गए, ये सब चीजों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को बनाने में। तो ये चीजें हो गया कि इस तरह से जो है एक इन सारे चीजों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है नेशनलिज्म को क्रिएट करने में। अब स्पेशली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोल्कलोर, अगर स्पेशली पूछा जाए कि फोल्कलोर और सॉन्ग का क्या कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलर सिंबल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनलिज्म को क्रिएट करने में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके क्या पॉइंट बन सकते हैं। अदरवाइज दूसरे तरफ से ये पूछा जा सकता है कि हाउ हैड, दूसरे तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ हैड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, कैसे एक वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस जो है डेवलप किए गए ताकि लोगों के बीच कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट हो। तो उसका आंसर क्या बनेगा, जो कल्चरल प्रोसेस डेवलप हो रहा है कलेक्टिव बिलोंगिंग को क्रिएट करने के लिए, वो क्या है। तो देखिए क्या बोला गया कि आइडेंटिटी ऑफ नेशन वाज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। नेशन की जो आइडेंटिटी है उसको कैसे सिंबलाइज किया गया, फिगर के थ्रू, इमेज के थ्रू, और जो मोस्ट पॉपुलर इमेज था वो इमेज कौन सा था, भारत माता, जो किसके द्वारा बनाया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वहां भी याद कीजिए चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फीमेल एलेग्री, मरियाना और जर्मेनिया, एक फीमेल फिगर का यूज कर नेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। भारत में भी वही चीज हो रहा है कि भारत माता के थ्रू जो है कि भारत को विजुअलाइज किया जा रहा है, नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा है, नेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये हुआ कल्चरल प्रोसेस में पहला। उसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम लिख रहे हैं एज अ हिम टू द मदरलैंड, जो मदरलैंड से डेडिकेटेड है। इसके अलावा इंडियन फोल्क सॉन्ग हो गया, फोल्क टेल्क हो गया, जो बार्ड के द्वारा गाए जाते थे, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेशनलिज्म को क्रिएट करने में। बंगाल में देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नतेशा शास्त्री जो है मैसी बड़े पैमाने पर फोल्क टेल और फोल्क सॉन्ग को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड करने का काम कर रहे हैं, फैला रहे हैं ताकि भारतीयों को एकजुट किया जाए, ताकि भारतीयों को एक किया जाए। ओके, इसके अलावा कई सारे आइकन हो गए, कई सारे सिंबल्स हो गए, ये सबका भी यूज कर जो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को इंस्पायर किया जा रहा है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में ट्राई कलर फ्लैग का जो है डिजाइन किया गया बंगाल में, ताकि लोगों को जो है कि रिलेट किया जाए नेशनलिज्म के विचारों से। और लास्टली बोला गया कि हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया, इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया ताकि इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट जो पास्ट में था उसको क्या किया जाए, इम्फेसाइज किया जाए। एक्चुअली अंग्रेजों ने ये माइंडसेट बनाया था भारतीयों के ऊपर कि आप लोग अनसिविलाइज हो और मैं सिविलाइज हूं, और सिविलाइज होने के नाते मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आपको क्या करूं, सिविलाइज करूं, क्योंकि आप अनसिविलाइज हो। और भारतीयों को ये माइंडसेट कई सारे भारतीयों पर हावी भी हुआ, आज भी हावी है। आज भी लोगों को लगता है कि यूरोपियन बेहतर है भारतीय से, आपको भी लग सकता है ये चीजें, हो सकता है ऐसा। तो जब भारतीयों को पता चला, कई सारे वैसे हिस्ट्री के बारे में पता चला, जब गुप्ता पीरियड के बारे में पता चला कि गुप्ता पीरियड एक ऐसा समय है जब पूरे देश में है गोल्डन कॉइन चल रहा है, सोने के सिक्के पूरे देश में चल रहे हैं, तब भारतीय जो है वो गर्वान्वित होना जो है शुरू कर दिए, गर्व से महसूस करना शुरू कर दिए कि क्या बात करते हो कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, बेवकूफ हो तुम, हमको बेवकूफ बना रहा है, हमसे सिविलाइज हो, हमसे प्रोस्पेरस हो, हमसे समृद्ध हो तुम, कि हम गुप्ता पीरियड पे हमारे यहाँ हमारे देश में गोल्डन कॉइन चल रहा था, तुम्हारे यहाँ क्या क्या था, खाने के लाने पड़े हुए थे, तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां थी, तुम्हारे यहाँ जो है फ्यूडल सिस्टम काम कर रहा था, जो चर्च का बहुत ज्यादा दबदबा था,
और हमारे यहाँ गोल्डन कॉइन चल रहा था। तो जब भारतीयों को पता चला अपने एंशियंट पास्ट के बारे में, जिसमें चीज़ें बहुत ही बेहतरीन था, इसमें बुक में बताया भी गया है कि एक ऐसा समय जिस समय में साइंस और मैथमेटिक्स फ्लोरिश कर रहा था, रिलीजन एंड कल्चर फ्लोरिश कर रहा था, लॉ एंड फिलोसफी फ्लोरिश कर रहा था, है ना, उसके साथ साथ आर्ट और आर्किटेक्चर फ्लोरिश कर रहा था। वैसे समय के बारे में जब सारे भारतीयों को बताया गया तो सारे भारतीयों को रियलाइज होने लगा कि मेरा बहुत बेहतर समय था पहले, लेकिन अंग्रेजों के आने के कारण वो बेहतर समय हमारा बर्बाद हो गया, खराब हो गया, है ना। इसलिए हम लोगों को अंग्रेजों को मारकर भगा देना है। चलिए ठीक है, अंग्रेज को भगा दिया गया, हम लोग आज़ाद भी हो गए, और आज़ाद भारत में आज हम लोग रह भी रहे हैं। वी आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और थैंक यू वेरी मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।